स्वागत सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहां पर काटे गए वोट, इसे लेकर जब डिटेल में जानकारी निकाली गई है दोस्तों, तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को ठिकाने लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। हुआ है बड़ा खुलासा, बताएंगे कौन कौन सी सीटों पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं और दोस्तों और किस तरीके का एनालिसिस सामने आया है जिससे नीतीश कुमार की दिक्कतें बढ़ने वाली है। और इसके बाद महागठबंधन की ओर से फिर से इनडायरेक्ट तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है दोस्तों, बताएंगे कौन से नेता का नया बयान और किस तरीके का ऑफर दिया गया है। इसी के साथ में बताएंगे कैसे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी और उसके सारे मंत्री समेत मोदी तक को सामने टिकने नहीं दिया दोस्तों, बताएंगे कौन कौन से मामले को लेकर ऐसा सवाल उठाए गए जिसका जवाब भाजपा का कोई नेता दे ही नहीं पाया दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर खुद का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी साजिशें रच रही है बिहार में, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर एसआईआर करवाया गया दोस्तों, जिसके बाद लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे गए दोस्तों। इसे लेकर अब जो डिटेल आई है उसके अनुसार जो मैप जारी किया गया है, बताया गया है कि कौन से जिले के अंदर कितने नाम काटे गए हैं, तो उसे लेकर लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया दोस्तों। इसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ठिकाने लगाना चाहती है दोस्तों। दरअसल एसआईआर को लेकर जो अपडेट आई है उसके अनुसार अररिया के साथ साथ पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, बांका के अंदर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों में कई सीटों पर 5-5 हजार से ज्यादा वोटों का विलोपन हुआ है और जिलों में ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर जितने वोट काटे गए हैं उतना वोटों का अंतर भी नहीं था पिछली बार चुनाव के नतीजे में, यानी काफी नजदीकी लड़ाइयां हुई थी दोस्तों। और ऐसे में इन सीटों पर इतनी बड़ी संख्या में वोट काटने का मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर संकेत देता है दोस्तों। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव में भोर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार लगभग 462 वोटों से चुनाव जीते थे दोस्तों। यहाँ पर 7680 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं या शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से रुपौली में जहां पर जेडीयू के पास ये सीट है दोस्तों, यहां पर लगभग 6275 नाम हटाए गए हैं और विलोप किया गया है। जबकि जनता दल यूनाइटेड की जो अन्य सीटें हैं जिसमें जो केंद्रीय उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सिवान आदि है, उसमें जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा नुकसान वोटों के गिरने के कारण हो सकता है दोस्तों। भोर सबसे बड़ा इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी तरीके से और भी कई सीटें हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका लगने वाली ज्यादातर सीटें दिखाई दे रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दो तरीके के मैप है। पहले मैप में उन जगह के नाम दिखाए गए हैं जहां पर वोटर लिस्ट में नाम हटाए गए हैं दोस्तों। इसमें जो हरे कलर का है उसमें काफी कम नाम हटे हैं वोटर लिस्ट से, और बाकी जो लाल कलर का है उसमें सबसे ज्यादा नाम हटे हैं दोस्तों। और जो पीले कलर का है उसमें लगभग 5000 के आसपास वोटर हटाए गए हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो जनता दल यूनाइटेड के जो प्रभुत्व वाली ज्यादातर सीटें हैं, जिसमें सीट नंबर 242, 163, 164, 159, 157 जैसी सीटें हैं, यहाँ पर 5000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं दोस्तों। इसी तरीके से और भी सीटों का हाल है, और जब आप डिटेल में जानकारी निकालेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा इसमें ज्यादातर जो वोट काटे गए हैं वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें दिखाई देती है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। अब जब एनालिसिस होने लगे हैं तो उसके बाद बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार में जैसा ये आंकड़े आए दोस्तों पता चला कि एसआईआर से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने मौके का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार के लिए एक बयान जारी कर दिया दोस्तों। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने इनडायरेक्ट तरीके से न्योता भेजा है दोस्तों। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि चुनाव के परिणाम में अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो नीतीश कुमार से मदद लेने को तैयार है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ने के लिए विनती करेंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके। वह बदलती हुई स्थिति के बारे में इशारा करते हुए बिहार के राजनीतिक दृश्य में तेजस्वी यादव अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार के सहयोग की बातें कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब नीतीश कुमार के लिए भी क्लियर कट मैसेजिंग है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी की जड़ें काट रही है दोस्तों। और एसआईआर के इस आंकड़े के बाद तो नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए कि क्या साजिश चल रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि डॉग बाबू के बाद अब सोनालिका ट्रैक्टर नाम से भी आवासीय प्रमाण पत्र बन चुका है। इसमें सोनालिका ट्रैक्टर लिखा हुआ है नाम, और उसके पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर, माता का नाम कार देवी लिखा हुआ है। यानी दोस्तों एक निर्जीव चीज के आवास प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए की भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार से डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम जारी निवास प्रमाण पत्र, बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं बची है। गवर्नेंस की कोई चीज नहीं बची है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और सरकार एवं मंत्री अकांत भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। बात तो तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
राहुल गांधी ने जैसे ही उठकर ट्रंप का नाम लिया वैसे ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बयान देने की जगह कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में दिखाई देने लगे। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, बीच में राहुल गांधी भाषण में कहते हैं कि मोदी जी बहुत भाषण सुन लिया, अब आप ट्रंप का नाम लेकर बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि उसने सीज फायर करवाया है। मोदी ने राहुल गांधी की इस बात को सुनते ही व्याकुलता दिखा दी। दोस्तों नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह बोलने लगे और राहुल गांधी से कहने लगे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी पानी पीने लगते हैं दोस्तों, यानी राहुल गांधी के सवाल पूछते ही नरेंद्र मोदी को पानी पीना याद आ जाता है, उनका गला सूख जाता है जब बोला जाता है कि बताइए कि ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है। ट्रंप बार बार सीज फायर का ऐलान करता है, एक बार बस बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतना बोलते ही दोस्तों नरेंद्र मोदी को पानी पीना याद आ जाता है, गला सूख जाता है। जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि टीवी चैनल वाले जो खासकर संसद टीवी वाले हैं दोस्तों, वो भी राहुल गांधी को ये बोलता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भाषण डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर राहुल गांधी वहां पर भाषण दे रहे होते तो तुरंत कैमरा हटकर बीजेपी के लोगों की तरफ चला गया होता। दोस्तों जब नरेंद्र मोदी पानी पीने लगे तो उससे बचने के लिए कैमरा वाले सीधा स्पीकर को दिखाने लगते हैं। तो इससे एक बात क्लियर है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कैमरा वालों को भी इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि कैसे काम करना है। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि उसने सीज फायर करवाया है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सदन के अंदर अपनी बातें रखी। दोस्तों इस दौरान राहुल गांधी की बातें मुंह पर हाथ रखकर राजनाथ सिंह और अमित शाह सुनते नजर आए। दोस्तों बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले जब सारे विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपनी बातें रखी थी, राहुल गांधी ने अपनी बात इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का इंतजार करे थे। उनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए आएंगे तो वो टाइम से पहले आकर राहुल गांधी की बातें भी सुनेंगे, सवाल भी सुनेंगे दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के आधे घंटे के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी की बातों को सामने से बैठकर सुन सके, उसका जवाब दे सके, और इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पूरे भाषण को ही अवॉइड करके आए। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीवी स्टूडियो में घुसकर साजिद राशिदी की पिटाई करने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खासकर महिला विंग की लखनऊ इकाई ने एफआईआर दर्ज करवाई है। दोस्तों राशिदी ने सपा के सांसद डिंपल यादव को लेकर एक बाधित बोल बोले थे दोस्तों। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके अब कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। सियासी गलियारों में इस मामले को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। सपा की नेता जूही सिंह ने पार्टी की महिला विंग की ओर से गोमती नगर थाना पहुंचकर यह मामला दर्ज करवाया है। दोस्तों साजिद राशिदी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक मुस्लिम नेता है जो अपने आप को मौलाना बताने की कोशिश करता है। दोस्तों हालांकि सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेत्री और सांसद डिंपल यादव को लेकर उल्टी सीधी बातें बोली थी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने न्यूज चैनल के एक चलते हुए शो में जाकर जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले में अनाथ हुए 22 लोगों को जो पुंछ सेक्टर में घायल हुए दोस्तों, जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे बच्चों को राहुल गांधी गोद लेंगे। पुंछ इलाके में 22 बच्चे अनाथ हो गए। राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि उनके पढ़ाई से लेकर सारी चीजें राहुल गांधी खुद ही करेंगे, शिक्षा का खर्च उठाएंगे, बच्चों को गोद लिया गया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एक अच्छा और बेहतर एग्जाम्पल सेट किया है, भाजपाइयों को कुछ सबक लेना चाहिए राहुल गांधी से। केवल राहुल गांधी की आलोचना करने से देश का भला नहीं होगा, उन्हें विपक्ष के मोड़ से बाहर निकलना चाहिए और सत्ताधारी पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि आज तक वो अपने आप को विपक्ष का ही नेता समझते हैं दोस्तों, इसीलिए केवल राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। भाजपाइयों को पता नहीं अभी तक कि उनकी सरकार है, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए लेकिन उल्टा विपक्ष से पूछने लगते हैं। इसी के साथ में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऑपरेशन का श्रेय लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने संसद में कई तीखे सवाल पूछे। दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि 11 सालों से आप लोग सत्ता में हो फिर भी विफलता के लिए इतिहास को दोष देते हो। उन्होंने गौरव गोगोई के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गौरव गोगोई ने हमले के जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा तो इस पर रक्षा मंत्री अपना मुंह हिला रहे थे, सिर हिला रहे थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह हंस रहे थे। उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के तुलना करते हुए उस समय तत्कालीन गृह मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस्तीफे का जिक्र किया था। लेकिन मणिपुर से लेकर दिल्ली के दंगे हो गए, पहलगाम जैसे इतने बड़े मामले सामने आ गए, इसके बावजूद कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों की पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि मैं 26 परिवारों से बात कर रही हूं तो उस दर्द को महसूस कर पा रही हूं जो मैंने अपने पिता को खोकर महसूस किया था, वो दर्द मुझे याद आता है। उन्होंने अपनी मां के आंसुओं का भी जिक्र करते हुए पहलगाम से इस मामले को जोड़कर भाजपाइयों को याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे शहीदी कांग्रेस पार्टी के परिवार को देना पड़ा। दोस्तों जो लोग राहुल गांधी और उनके परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं उन पर प्रियंका गांधी की ओर से करारा जवाब दिया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किया है। दोस्तों अगर कोई कर्मचारी इन नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी नौकरी करने वाले सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की गतिविधि से बचे, यानी सरकार की आलोचना से बचे। अगर कोई कर्मचारी सरकार की आलोचना करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। यानी आप समझ जाइए दोस्तों कि एक डिक्टेटरशिप वाला, एक तानाशाही वाला आदेश जारी किया गया है। यानी कोई कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। अगर कर्मचारी को सरकार से दिक्कत है तो भी उसे चुप होकर बैठना पड़ेगा। ये क्या किस तरीके का नियम आया है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ये नियम आकर खुलेआम बोलना कहीं ना कहीं कर्मचारियों को डराने धमकाने जैसी चीजें हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच में दोस्तों राज्य के वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर अब नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने एक बार फिर बयान देकर नीतीश सरकार का समर्थन कर दिया है दोस्तों। यानी अभी तक वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक से उनको नीतीश कुमार के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की कोई दिशा और दशा ही नहीं है दोस्तों, जो मन करता है वो बोलते चले जाते हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान की बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है तो लिखेगा जरूर दोस्तों। साथ साथ यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की दोस्तों। खबर यह भी है कि धक्का मुक्की की गई है। मोतिहारी के रक्सौल पुल निर्माण की मांग को लेकर कौड़ीहार चौक पर जनसुराज के नेता धरने पर बैठे हुए थे दोस्तों। इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप भी समर्थन में आ गए। धरना स्थल पर मनीष कश्यप के पहुंचने के बाद मौजूदा वहां पर पत्रकार जो थे और यूट्यूबर्स थे उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर पर उनके पुराने बयानों का हवाला देते हुए मनीष कश्यप से जब सवाल पूछा गया तो मनीष कश्यप धक्का मुक्की और तू मैं करने लगे। अब ये दावे सामने आए दोस्तों। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यूट्यूबर से नेता बने व्यक्ति को अब अपने पुराने बयानों पर जवाब देने के लिए बोला जा रहा है तो वो भड़क रहे हैं, लेकिन नेता है तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी बनती है, सवाल तो पूछा जाएगा दोस्तों। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये अंतर होता है अपनी विचारधारा बदलने में। कभी कोई सी विचारधारा कभी दूसरी विचारधारा, यानी अपने फायदे के लिए जब विचारधारा लोग बदलते हैं तो इसी तरीके से फंसते हैं। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के सोनीपत के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों जिससे कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत में 3 कावड़ियों के साथ पिछले दिनों एक सीआरपीएफ के जवान का झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ दिन के बाद सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। गांव के ही 3 कावड़िए जिसमें निशांत, आनंद और अजय पर हत्या के आरोप लगे हैं। सीआरपीएफ के जवान कृष्ण कुमार इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात थे और 1 महीने की छुट्टी को लेकर वापस लौटे थे दोस्तों। और हाल ही में जवान हरिद्वार से कावड़ लेने गया था और इस दौरान वहां के कुछ लोगों के साथ में, कुछ लड़कों के साथ में झगड़ा हो जाता है। पुलिस को हत्या का शक नजर आ रहा है दोस्तों। जवान के पिता के अनुसार हरिद्वार में आरोपियों के साथ कहा सुनी हुई थी जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल करनी जरूरी है और जिस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों उसमें झगड़े और आपसी उलझनों की खबरें सामने आती है, तोड़फोड़ और लड़ाई दंगे की खबर सामने आती है। कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा के पूरे इंतजाम के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल काफी गंभीर है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक दावा करके सूबे की राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है दोस्तों। खबर यह है कि ऊर्जा मंत्री पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। यह आरोप लगाया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अफसरों के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर। ए.के. शर्मा वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर उन चुनिंदा नेताओं को चेतावनी दी थी कि कोई भी इस भरोसे में ना रहे, कोई भी दिल्ली से बचाने आएगा इस भरोसे में ना रहे। अन्य विभाग में भी हड़ताल क्यों नहीं हो रही है सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। लगातार बिजली विभाग में जिस तरीके का हड़ताल और जिस तरीके से लोगों को उत्तर प्रदेश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कितने पावर कट होते हैं उत्तर प्रदेश में और मंत्री जी उनके खिलाफ साजिश का दावा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में जनता क्या करे? जनता को तो बिजली मिल ही नहीं रहा, चाहे अधिकारी काट रहा हो, नेता काट रहा हो या कोई साजिश चल रही हो, लोग तो परेशान है बिजली के कारण। तो ऐसे में दोस्तों भाजपाइयों को अगर इसका समाधान नहीं मिल रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और सरकार चला लेगा उनसे बेहतर। वैसे भी 2027 में जनता तो सवाल पूछेगी ही और आप लोग जानते हैं कि बिजली के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बदल जाया करती हैं दोस्तों, जैसा कि 2017 में दावे कर करके झूठ फैलाकर सरकार बदल दी गई थी। साथ साथ दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तंज कसा दोस्तों। दरअसल मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी नेता नजर आते हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वो भी पलटी मारने के फिराक में है। तो इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं तिवारी जी। इसी तरीके से शशि थरूर भी अपना रुख अपनाते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट ये सामने आई है। लोगों ने तंज कसते हुए कहा है कि जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे थे तो उस समय भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर से ताली बजने की आवाज आ रही थी। राहुल
गांधी का भाषण उनको शायद ज्यादा पसंद आ रहा था। ये बात एकदम तंज कसते हुए दोस्तों, व्यंग करते हुए बोला गया है। जिस तरीके से उनको हटाया गया, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सबके सामने है। इसी के साथ में जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी दोस्तों, तो प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे थे और प्रियंका गांधी के भाषण के बीच में टांग अड़ा रहे थे और पहलगाम में मारे गए लोगों के बारे में चर्चा करते प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी दोस्तों, तो बीजेपी के लोग चिल्लाने लगे कि 240 हिंदू मारे गए पहलगाम के हमले में। तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि 200 भारतीय मारे गए। पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ताली बजाते उनका स्वागत किया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यही नजरिए का अंतर होता है, एक और बीजेपी को हिंदू नजर आते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारतीय नजर आते हैं और इसीलिए ये मामला भारतीयों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक प्राधिकरण और इसे कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, लेकिन बिहार में यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे तो फिर इस मामले पर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उनके साथ में एक और न्यायमूर्ति बिहार के निर्वाचन आयोग को SIR के मामले पर बोल रहे हैं कि हम 12 तारीख और 13 तारीख को यानी 12 और 13 अगस्त को इस पूरे मामले पर फिर से चर्चा करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 अगस्त को प्रकाशित की जाने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है, जिससे वे मतदान में अपना महत्वपूर्ण मताधिकार खो देंगे। भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि SIR के दौरान 65 लाख गणना प्रपत्र जमा हुए हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है या स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े नंबर में लोगों के नाम काट रही है, तो उन्हें इस पूरे मामले पर जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, अगर बड़ी संख्या में नाम काटेंगे तो फिर हमको दखल देना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस समीकरण पर काम कर रही है वो है हिंदू प्लस क्रिश्चियन समीकरण और केरला के अंदर बीजेपी ने कई सारे क्रिश्चियन नेताओं को आगे करके अपने समर्थन में भीड़ जुटाने की कोशिश की और केरल के चुनाव में बीजेपी को पिछली बार 2024 में एक सीट पर जीत भी मिल गई दोस्तों, जहां से बीजेपी के सुरेश गोपी चुनाव जीत गए। दोस्तों, सुरेश गोपी के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को लगा कि शायद हम इसी तरीके से क्रिश्चियन वोटों को इकट्ठा करके हिंदू वोटों को साथ में लेकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे में एक खबर सामने आती है छत्तीसगढ़ से, जहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग जिले के अंदर जीआरपी के द्वारा की गई एक कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक हलचलें मची हुई है। दोस्तों, मानव तस्करी और धर्मांतरण यानी कन्वर्जन के आरोप पर सियासत गर्म हो गई है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी 2 क्रिश्चियन नन के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया और राहुल गांधी की ओर से भी जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने का विरोध किया गया। दोस्तों, उसके बाद अब जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार केरला के अंदर भी अब यह चर्चा का विषय बन गया है। केरल के अंदर यूडीएफ के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी गठबंधन के नेताओं ने भाजपा को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लेफ्ट पार्टी के लोग भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यानी केरल में जो बीजेपी क्रिश्चियन समुदाय के बीच में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। छत्तीसगढ़ में यह कांड सामने आने के बाद साथ साथ सासाराम के गांधीनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंडित गिरीश नारायण मिश्र की प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। दोस्तों, सोमवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इस कृत्य को अंजाम दिया। दोस्तों, घटना से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला कांग्रेस कार्यालय में कई दिनों से भवन की मरम्मत का काम चल रहा था। सोमवार को शाम दोनों मूर्तियां सुरक्षित थी। मंगलवार को सुबह लोगों ने देखा कि इंदिरा गांधी और पंडित गिरीश नारायण मिश्र की प्रतिमा के चेहरे को खंडित कर दिया गया है। दोस्तों, रोहतास जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरमेंद्र कुमार पांडे ने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर बिहार में कांग्रेस पार्टी से किन लोगों को दिक्कतें होने लगी है। पहले कुछ लोग बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोगों की उनके पूर्वजों की मूर्ति खंडित की जा रही है। इसी से पता चलता है दोस्तों कि कितना कांग्रेस पार्टी से ये लोग डरे पड़े हैं। आप लोग जानते हैं किन्होंने ये कांड किया होगा। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाशें उठाई और बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है पहलगाम घाटी में, हमने अपनों को मरते देखा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा इन बच्चों का दुख कौन समझ सकता है दोस्तों, जिनके माता पिता चले गए। और यही कांग्रेस पार्टी भाजपाइयों को बताना चाहती है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़ा करने से पहले ये बात याद रखिए कि राहुल गांधी कौन से दौर से गुजरे हैं और राहुल गांधी को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी मजबूती के साथ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण को आप लोग 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, किसका भाषण आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला लगा और क्या राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब भी दे पाए। नरेंद्र मोदी या कन्नी काटते नजर आए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसके 100% बातें दोस्तों मोदी के भाषण से पहले कोई भी बता सकता था और वैसा ही भाषण उन्होंने दिया है, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर स्पष्ट जरूर कीजिएगा।
कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों बिना हिचकिचाहट के, और जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बिहार में आप क्या समझते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, ये भी लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद।